चलिए बच्चों, जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं that is very easy topic. Section 89. What it says, just try to understand first. क्या बोलता है सेक्शन 89? डिक्लेरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन एनी शेयर. किसी भी व्यक्ति का अगर किसी भी कंपनी के शेयर पर किसी भी प्रकार का बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, अगर बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, प्लीज उसे डिक्लेरेशन में बताइए. मतलब रिटर्न फॉर्म में बताइए. कंपनी को ये जानने का हक है. बिल्कुल है. अगर ए ने कंपनी के शेयर खरीदा, बराबर है कि नहीं बराबर है? इफ ए परचेज द शेयर्स ऑफ द कंपनी और ए हो गया रजिस्टर्ड मेंबर, बराबर है? मैं क्या बोल रहा हूं आपको मैं, अगर ए ने कंपनी के शेयर खरीदा, एक सेकेंड, if A purchase shares of the company, he is the registered member. रजिस्टर में इसी का नाम है, बट इसने अपना बेनिफिशियल इंटरेस्ट, मतलब जो डिविडेंड मिलने वाला है, वो किसको ट्रांसफर कर दिया? बी को. ठीक है. अब दो तीन रीजन हो सकते हैं. या तो बी उसका नॉमिनी है, या तो बी माइनर है, या बी क्रेडिटर या ऑफिशियल रिसीवर है. ठीक है. तो नाम तो इसका लिखा है रजिस्टर, बट बेनिफिशियल इंटरेस्ट इसको मिल रहा है ना. जैसे कि बैंक होता है ना, जैसे बैंक हमारे बिहाफ में मेंबर बना किसी कंपनी का, बट बैंक ने वो हमारे लिए खरीदा शेयर्स, तो जो भी बैंक को डिविडेंड आएगा अल्टीमेटली वो उसके क्लाइंट को पहुंचेगा. तो कंपनी की नजर में हो सकता है मेंबर कौन हो? बैंक हो, बट यहाँ बेनिफिशियल ओनर कौन है? क्लाइंट. क्या कह रहा है देखो, ये चारों बॉक्सेस में कुछ लिखा है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. पहला लिखा है एनी पर्सन होल्डिंग बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द शेयर्स शेल फाइल अ डिक्लेरेशन. जैसे ही बी के पास वो इंटरेस्ट आया, वो डिविडेंड आया एज ए नॉमिनी, माइनर या ऑफिशियल रिसीवर, क्रेडिटर, उसके 30 दिन के अंदर आप कंपनी को, बराबर है कि नहीं, कंपनी को तो बताना ही है आपको, और आरओसी को भी आपको बताना पड़ेगा, है ना, एमजीटी फॉर्म फाइल करके, है ना. क्लियर है क्या बोल रहा हूं आपको मैं? अपना बेनिफिशियल इंटरेस्ट आपको शो करना ही पड़ेगा. जैसे आप कंपनी को करोगे वैसे ही फिर कंपनी आरओसी को बताएगी. ठीक है. तो जैसे ही बी ने, सबको बताना है यार, ए को बताना है कि मेरा नहीं है बेनिफिशियल इंटरेस्ट, भले मैं अभी भी मेंबर हूं. बी को बताना है कि मैं मेंबर नहीं हूं बट बेनिफिशियल इंटरेस्ट मेरा है. सब बताएंगे अपना बेनिफिशियल इंटरेस्ट अलग अलग एमजीटी फॉर्म में, और ये सब इंफॉर्मेशन किसको जाने वाली है? आरओसी को. बराबर है? क्या लिखा देखो, दिस सेक्शन सीक्स टू प्रोवाइड अ डिक्लेरेशन इज गिवन. किसको दे रहे हैं हम ये डिक्लेरेशन? सॉरी, किसको दे रहे हैं हम ये डिक्लेरेशन? जल्दी बताएंगे, कंपनी को. उसको बता रहे हैं बाय एनी पर्सन, क्या हो रहा है, बाय एनी पर्सन हु इज ए मेंबर. जो मेंबर तो है, जैसे ए की बात किया था मैंने, बट उसके पास कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं है. अब रीजन है ना, या तो उसने अपने शेयर्स को प्लेज कर दिया, या नॉमिनी के लिए खरीदा था, या माइनर के लिए खरीदा था. तो आपको बताना पड़ेगा कंपनी को, आई एम द बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्डर बट आई एम नॉट द मेंबर. ठीक है. तो यहां तो मेंबर बताएगा जिसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं है, फिर यहां वो बताएगा जिसको बनाया गया है, यानी बी. बराबर है कि नहीं बराबर है? किन शेयर्स पे उसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, डिविडेंड उसको जाएगा ना फिर, है ना. बराबर है कि नहीं कमाल? तो कंपनी क्या करेगी, जैसे ही कंपनी को ये इंफॉर्मेशन मिलेगी, है ना, तुरंत कंपनी ये इंफॉर्मेशन किसको इंटीमेट करेगा? आरओसी को, विद इन 30 डेज. बराबर है? विद इन 30 डेज, इंफॉर्मेशन मिलने के 30 दिन के अंदर. अब रूल 9 क्या कह रहा है? जिस व्यक्ति, देखो अब गौर से अगर पढ़ो, पहला वाला देखो, पहले वाले में वह कि मेंबर का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में है, बट वो बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्ड नहीं करता.
ठीक है, तो वो MGT4 में फाइल कर 30 दिन के अंदर, जिस दिन उसका इंटरेस्ट होल्ड नहीं करेगा, अपना इंटरेस्ट किसी और को ट्रांसफर कर दिया 30 दिन के अंदर, वो किसको बताएगा? जल्दी बताओ। ROC को। किसको बताएगा? ROC को, है ना? या फिर कंपनी को। कंपनी को वो बताएगा, फिर कंपनी अगले 30 दिन में किसको बताएगी? ROC को। ठीक है ना? अब ये उसके लिए हुआ जो मेंबर था बट उसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्ड नहीं था। अब वो जो मेंबर नहीं है बट उसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट है ना? कौन से फॉर्म में? जिस दिन बेनिफिशियल इंटरेस्ट मिलेगा उससे 30 दिन के अंदर किसको बताएगा? कंपनी को। फिर कंपनी किसको बताएगी? अल्टीमेटली क्या हो रहा है, अगर ए और बी कंपनी को साथ में बताएंगे ना यार, तो जैसी कंपनी को वो इंफॉर्मेशन मिली, फॉर एग्जांपल 10 तारीख को मिली, 10th ऑफ जुलाई को, ठीक है, और इन लोगों ने ये जो इंटरेस्ट चेंज किया था इसको भी 30 दिन से कम ही होना चाहिए। तो वैसे ही कंपनी क्या करेगा, जैसे 10 जुलाई को मिला कंपनी का इंफॉर्मेशन, तो जुलाई, हाँ, तो अगस्त, तो 10 अगस्त के पहले कंपनी ये इंफॉर्मेशन किसको दे देगी? ROC को, कि भैया ऐसा चेंज आया है, ऐसा चेंज आया। जैसे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, मान लो उसके आपने आपके बिहाफ में उसने शेयर खरीदा, बट इंटरेस्ट तो आपका है ना, बेनिफिशियल इंटरेस्ट तो आपका है ना? MGT4 में कौन? जो मेंबर है बट बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्डर नहीं है। MGT5 में कौन? जो इंटरेस्ट होल्डर है बट मेंबर नहीं है। अब कंपनी भी तो एक फॉर्म भरेगी, किसको बताने के लिए? ROC को, वो MGT6 से, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब यहाँ क्या लिखा है देखो, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस रूल, मतलब जो इसमें लिखा है वही सच है, जो इसमें लिखा है वही एप्लीकेबल होगा। नथिंग कंटेंट इन दिस रूल शेल अप्लाई इन रिलेशन टू किस पे? क्या लिखा है इसमें? ट्रस्ट विच इज क्रिएटेड टू सेट अप म्यूचुअल फंड्स, वेंचर कैपिटल फंड्स को हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इक्विटी, लॉन्ग टर्म इक्विटी, इन पे लिखा है ना इसमें, अप्रूव्ड बाय द, इन लोगों पे भी यही अप्रूवल होगा, है ना? जो रूल्स इंडिविजुअल्स पे एप्लीकेबल है वो ट्रस्ट पर, म्यूचुअल फंड पर, वेंचुरल कैपिटल फंड पे भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है जी, समझ में आया आपको क्या बोला मैंने? ये वही लिखा है, 30 डेज में कंपनी को ROC को बताना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। ओके, अब यहां एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ लिखा है, नो राइट इन रिलेशन टू एनी शेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अ डिक्लेरेशन इज रिक्वायर्ड टू बी मेड। अगर आप, जैसे ए ने अपना इंटरेस्ट बी को ट्रांसफर किया, तो अगर बी को राइट्स एंजॉय करने हैं, बी को डिविडेंड चाहिए, बी को वोटिंग राइट्स चाहिए, तो बोल रहा डिक्लेरेशन के बिना थोड़ी ना देंगे तेरे को, तू डिक्लेरेशन तो दे। बोला नो राइट, कुछ नहीं मिलेगा अगर आपने डिक्लेरेशन नहीं दिया, या आप या आपके अलावा अगर कोई और पार्टी भी, डिक्लेरेशन तो देना पड़ेगा आपको। ठीक है, दूसरी बात, अगर डिक्लेरेशन दे दिया तो क्या लिखा है? नथिंग इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन में ऐसा कुछ नहीं लिखा होगा जो कंपनी की ऑब्लिगेशन को प्रिजुडिस करे, मतलब कंपनी को रोके कि तुम उसको इंटरेस्ट पे ना करो। इफ समवन हैज डिक्लेयर्ड कि मैं इंटरेस्ट होल्डर हूं, मैं क्रेडिटर हूं, मैं माइनर हूं, मैं क्लाइंट हूं, मैं डीमेट के थ्रू खरीदा है, तो मुझे आपको डिविडेंड देना ही पड़ेगा, आप उस डिविडेंड को देने से रोक नहीं सकते। तो कंपनी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जो प्रिजुडिस होगा उसके ऑब्लिगेशन के। व्हाट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ कंपनी? जिस दिन मिला डिक्लेरेशन 30 दिन के अंदर ROC, और उसके बाद जब भी कोई राइट्स आएंगे आपको उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया मैंने क्या बोला आपको? मैं अब यहां लिखा है ना, जो जो राइट्स मेंबर के थे वो इनको भी मिल जाएंगे, उस शेयर से रिलेटेड जो जो राइट्स है वो सब मिलेंगे, वोटिंग राइट्स, है ना, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड रिसीविंग पार्ट ऑफ डिविडेंड एंड अदर डिस्ट्रीब्यूशन। डिविडेंड के अलावा और क्या मिलता है? जैसे बोनस, राइट इशू की अपॉर्चुनिटी मिलती है, बहुत सारे रीजन होते हैं। और अगर ये जो पर्सन थे, कौन कौन से पर्सन थे यहाँ पर? एक ए और बी थे जो कंपनी को देने वाले हैं, और एक कंपनी जो 30 दिन के अंदर ROC को देने वाली। इनमें से किसी ने भी अगर गिवन टाइम पर डिक्लेरेशन नहीं दिया तो दीज आर द फाइन, ये आपको ध्यान रखना है, सेक्शन 89(5). और अगर कंपनी ने ROC को नहीं दिया 30 दिन के अंदर, बताया नहीं, तो दीज आर द फाइन फॉर कंपनी, ना, 500 अप टू 1000 एंड 1000 पर डे विद द डिफॉल्ट कंटिन्यूस। बहुत इजी है। बेनिफिशियल इंटरेस्ट, यार बहुत सारे लोग करते हैं ना ऐसा, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना? डीमेट अकाउंट खोल लिया आपने,
बैंक ने अपने नाम पर खोल लिया, आपके बट आपको डिविडेंड मिलने वाला, यू आर द बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्डर, बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्डर। तो ऐसा कर सकते हैं, दिक्कत क्या है? ठीक है। एग्जम्पशंस तो आपको पता ही है, गवर्नमेंट कंपनी को इन सब चीजों पे एग्जम्पशंस है, पैसे डूबते नहीं ना रहे, गवर्नमेंट कंपनी अपने पूरे काम निपटा ही लेती, क्योंकि गवर्नमेंट का सपोर्ट के साथ साथ गवर्नमेंट का कंट्रोल भी होता है। ठीक है, जस्ट सी वन ऑफ द क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे बेटा सब लोग। मिस्टर ईमा, से मिस ईमा गिफ्टेड द शेयर्स परचेज्ड बाय हर ऑफ द कंपनी बायोऑप्टिक लिमिटेड टू हर सिस्टर कैदी। बताया ना मैंने आपको, आप शेयर्स को एज ए कंप्लीटेड गिफ्ट भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अब मुझे बताओ यहाँ मेंबर कौन है, जल्दी बोलो, सब लोग बोलेंगे सर मेंबर तो ये है। किसको गिफ्ट कर दिया उन्होंने? अपनी सिस्टर कैदी को। ये कौन हो गई? बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्डर। इनकी जिम्मेदारी क्या बनती है? अपने पढ़े। However, neither ईमा nor कैदी were aware that they had to intimate। इनको नहीं पता था कि इस प्रकार के ट्रांजेक्शन को आपको कंपनी को बताना पड़ेगा। उनको लगा गिफ्ट है, गिफ्ट तो हम दे सकते हैं, उसके लिए बताने की जरूरत नहीं है। अब ऊपर जो जो पढ़े सब करना पड़ेगा ना। जो ईमा है MGT4 सही है, और जो कहती है उनका MGT5 में किसको? कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा विद इन 30 डेज। बराबर है कि नहीं बराबर है? ओके है ना। अब यहां पर क्या है, गिफ्ट की तरह दिया है आपने खरीदे हुए शेयर्स को। मैंने जो एग्जांपल दिया आपको ऊपर, उसमें क्या था? कोई नॉमिनी था जिसको आप बेच रहे हैं, कोई माइनर था, कोई ऑफिशियल रिसीवर था, या फिर जैसे क्या बोलते हैं उसको क्रेडिटर। इनको हम शेयर्स बेचते हैं, है ना, इनके नाम पर ट्रांसफर होते हैं। इन्होंने क्या किया देखो, ध्यान देना, मेरे शेयर्स है, अब ध्यान दो, मेरे शेयर्स है, शेयर्स खरीद के मैंने किसी और को गिफ्ट कर दिया, शेयर्स ही गिफ्ट कर दिया, शेयर्स ही गिफ्ट कर दिया। तो व्हाट इज दैट मीन? ट्रांसफर ऑफ शेयर हो गया है। तो या तो जिसने गिफ्ट किया उसका नाम तो रहेगा ही नहीं, तो ये तो ट्रांसफर ऑफ शेयर की प्रोसीजर आ गई ना। आप समझ रहे हो? अगर ऐसा होता कि ईमा बोलती कंपनी को कि मेरे को जो डिविडेंड मिलने वाला वो कैदी को दे देना, बट मेरा नाम रहेगा एज ए रजिस्टर्ड मेंबर, तो फिर ऊपर वाले प्रोविजन आते। बराबर है कि नहीं बराबर है? अब क्या हुआ देखो, 89 तो अपन ने पढ़ लिए। ये एक प्रकार का सिविल सूट है। सिविल सूट मतलब जहां टाइटल ऑफ शेयर्स पे काम हो रहा है। टाइटल एंड अब शेयर का मालिक कौन? तो अब कहती, क्योंकि कहती को गिफ्ट कर दिया गया है ना। खजामिया मिरन साहिब मुजाहिद वर्सेस पीरा पाशा मिरन साहिब मुजाहिद 1987, वेयर द शेयर्स आर गिफ्ट। अगर शेयर्स गिफ्ट की तरह दे दिए जाए किसी को तो वो उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। डोनेट कर दिया ना, तो प्रोविजन जो थे 89 वाले वो इसमें एप्लीकेबल नहीं होंगे। वहां क्या हो रहा था, आप मेंबर ही है, आपने अपना बेनिफिशियल इंटरेस्ट किसी और को दिया। यहां क्या हो रहा है, ईमा मेंबर कहां रही है? अब ईमा का नाम तो हट जाएगा ना, अब तो उस मेंबर कौन बन जाएगा? कहती, भले उसने गिफ्ट की तरह दी उसको, तो यहां पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है। अब क्या इसका रजिस्टर मेंटेन करेंगे? सर बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जैसे हमने रजिस्टर ऑफ मेंबर मेंटेन किया, जैसे हमने रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर मेंटेन किया, हमको ये भी मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है। तो एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको, है ना, ध्यान से सुनना, मतलब पढ़ना इसको, क्योंकि काम आएगा आपको। एवरी इंडिविजुअल हु एक्टिंग अलोन, या तो अकेले या एक से ज्यादा लोग हैं, या किसी के थ्रू, किसी ट्रस्ट के थ्रू, ना कोई ट्रस्ट बना दिया आपने, एंड पर्सन जो इंडिया के बाहर रहते हैं, अगर बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्ड करते इंडिया में, इंडियन में कितना? नॉट लेस देन 25%, और दूसरा कोई परसेंट अगर कंपनी, कहां पर? कंपनी के शेयर्स में, तो उनको राइट टू एक्सरसाइज द वोट, राइट टू एक्सरसाइज द डिविडेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सर मिलेगा। 25% मतलब बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट कंट्रोल हो गया ना। 25% इज ह्यूज, इट्स ह्यूज, कंट्रोल हो गया ना। बेनिफिशियल इतना ही, बेनिफिशियल ओनर इतना ही कर सकता है कि तुमको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा किसको, कि मेरा नेचर ऑफ इंटरेस्ट क्या है, क्या मैंने खुद खरीदा है, किसी के साथ मिलके खरीदा है, किसी के थ्रू खरीदा है, कोई ट्रस्ट के थ्रू लगाया है, आपको ये बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा आपको। टाटा ट्रस्ट ने किसी कंपनी के शेयर खरीदा, बट उसमें बेनिफिशियल इंटरेस्ट टाटा को जा रहा है, रतन टाटा को जा रहा है, एग्जांपल दे रहा हूं, तो आपको वो डिक्लेयर करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा ना कि वो बेनिफिशियल इंटरेस्ट आपको कब मिला। एक चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी यहां पर, कि यहां बेनिफिशियल इंटरेस्ट डायरेक्ट कंपनी से नहीं मिलता, पहले कोई खरीदता है फिर वो ट्रांसफर करता है, ये आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, आपको एक रजिस्टर बनाना ही पड़ेगा, है ना। इसमें इंडिविजुअल्स के नाम होंगे, उनकी डेट ऑफ बर्थ होगी, एड्रेस होगा, डेट ऑफ ओनरशिप होगी। हाँ जी, तो अपन आ गए वापस बेनिफिशियल इंटरेस्ट पे। ठीक है, अच्छा ये जो रजिस्टर आप मेंटेन करोगे यार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार। ऐसा रजिस्टर जिसमें ऐसे लोगों के नाम लिखे हैं जो मेंबर हैं बट बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्डर नहीं है, या जो बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्डर है बट मेंबर नहीं है, सो इट शेल बी ओपन टू इंस्पेक्शन बाय एनी मेंबर। यार अब किसी मेंबर को लग रहा है कि मुझे उस रजिस्टर की इंफॉर्मेशन चाहिए कि भाई ऐसे कौन से लोग हैं, है ना, ऐसे कौन से लोग हैं जिन लोगों ने अपने बिहाफ में अपने डिविडेंड को, अपने शेयर्स को, अपने बेनिफिट्स को क्या किया है, बोलो क्या किया है, ट्रांसफर। आई रिपीट, नाम उनका ही है, बेनिफिट किसी और को मिल रहा है, इसलिए वो गिफ्ट वाला एग्जांपल इस पे नहीं बैठा। ठीक है, अब देखो क्या होता है, हर चीज का आप एनुअल रिटर्न फाइल करते हो, जो भी आपने साल भर में किया है, लेन देन किया है, जो भी अलॉटमेंट किए हैं, उसका एनुअल रिटर्न आप साल के अंत में आरओसी को फाइल करके बताते हो। सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर्स ऑफ द कंपनी चेंजेस, अब जो भी चेंज आ रहे होंगे, कम ज्यादा भी हो सकता है ना। मैक्सिमम कितना लगा सकता है बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्डर, मैक्सिमम नॉट, है ना, कम मैक्सिमम 25% तक का पेड अप कैपिटल का उसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट हो सकता है, बराबर है। अब देखिए क्या लिखा है, बड़ा जबरदस्त चीज है ये, पैराग्राफ को अलग तरीके से पढ़ते हैं। अ कंपनी शेल गिव नोटिस in the given manner to any person, ध्यान दो, एनी, चाहे वो मेंबर हो या ना हो कंपनी का, आप समझ रहे हैं, whom the company knows, ऐसा कंपनी को लगता है या पता है, दैट कंपनी का वो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है। अब डेफिनेटली अगर ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास कंपनी के बेनिफिट्स ट्रांसफर होने वाले किसी के तरफ से, तो डेफिनेटली वो अननोन ही होगा। और ऐसा अगर कंपनी को पता चला तो उसको नोटिस भेजेगी कंपनी, है ना। टू बी हैविंग नॉलेज ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ, नॉलेज, आपको पता है कौन है ना, कंपनी को पता है कि कौन है वो बेनिफिशियल ओनर। अब बेसिकली तो कंपनी को पता ही होना चाहिए। टू बी हैव बीन अ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर ऑफ द, सिग्निफिकेंट वर्ड आया मतलब वो 25% वाला एट एनी टाइम ड्यूरिंग, या फिर वो पिछले 3 साल में कंपनी का बेनिफिशियल ओनर था, पिछले 3 साल में सिग्निफिकेंट था। तो सिग्निफिकेंट मतलब क्या हुआ, 25% तक का उसके पास में बेनिफिशियल ओनरशिप थी, है ना। एंड हु इज नॉट रजिस्टर्ड एज ए सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, बेनिफिशियल ओनर है, व्हाट इज दैट मीन, जब आप इतना वाला लगाते हो ना एज ए बेनिफिशियल ओनरशिप में, इतना वाला बेनिफिट मिलता है, तो आपको एज ए रजिस्टर्ड होना पड़ता है इस नाम से अलग से, तो आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। तो कंपनी क्या लिखा है, ऐसे लोगों को नोटिस भेजेगी कंपनी जो कंपनी को ऐसा लगता है कि सिग्निफिकेशन बेनिफिशियल ओनर है, या तो वो नोन होंगे या नॉन होंगे, या कंपनी के नॉलेज में है कि भाई ऐसा बंदा कंपनी की सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप में है ना, या किसी को लगता है कंपनी में क्या ऐसा कोई बंदा है, तो कंपनी उसके बोलने पर बिलीव करती है, या ऐसा कोई बंदा जो कंपनी की सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप का हिस्सा, जैसे 25% तक का कॉन्ट्रीब्यूशन किया, बट वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो रजिस्टर्ड करो उसको, ठीक है। और या फिर वो जो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप थी उसके पास कंपनी को पिछले 3 साल में थी, ड्यूरिंग 3 इमीडिएट फाइनेंशियल ईयर, इस साल के पहले 3 साल से वो कंपनी का सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर बना हुआ है। इन सब का अपन क्या इशू करेंगे, नोटिस इशू करेंगे। कंपनी पूछेगी ना इनसे, अच्छा आप कंपनी के सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर हो, है ना, तो जरा अपनी आइडेंटिटी तो डिस्क्लोज करो, कौन हो भैया, कितना पैसा है, किसके द्वारा आपको ये सब मिला है, ठीक है। आप क्या लिखा है, द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द नोटिस, कंपनी ने भेज दिया नोटिस, है ना, कौन भेजेगा ये इंफॉर्मेशन, ये व्यक्ति, है ना, कितने दिन के अंदर बताना पड़ेगा ना, मिल गया कंपनी को नोटिस, मिल गया, बराबर कि नहीं बराबर है ना। कंपनी को पता तो चलना चाहिए कि भैया वो जो ए है वो कब से बेनिफिशियल ओनर है, वो ए है, क्या वो पिछले 3 साल में कंपनी का बेनिफिशियल ओनर था, तो क्या उसके पास 25% तक की बेनिफिशियल ओनरशिप थी, वो ए है, वो अननोन था तो अब नोन हो गया है, वो जो ए है वो कंपनी के किसी शेयर होल्डर बी का जान परिचित वाला है, लाइकली टू बी, है ना, समझ में आ रहा है। तो कंपनी को इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए, मिल गया कंपनी को। अब जो क्या लिखा, ये थोड़ा एक्सेप्शन वाला पॉइंट है तो इसको अलग तरीके से, द कंपनी शेल
वेयर दैट पर्सन, वो जो व्यक्ति है जो अपने आप को डिस्क्लोज नहीं कर रहा या कंपनी को बिलीव है कि वो शायद बेनिफिशियल होना है, फेल्स टू कंपनी द इंफॉर्मेशन, जो कंपनी इंफॉर्मेशन हासिल करना चाह रही थी कि तुमने क्या कंपनी में बेनिफिशियल ओनरशिप हासिल की है मेंबर के द्वारा, नहीं अगर वो कर पाया या उसकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो सेटिस्फैक्टरी नहीं, कंपनी सेटिस्फाइड नहीं है उसकी डिटेलिंग को लेके, कंपनी को लग रहा है जो वो बता रहा है वो इनकम्प्लीट है। यार एक सिंपल सा लॉजिक है, कोई व्यक्ति जो कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में नहीं है बट कंपनी में 25% का उसके पास में बेनिफिशियल ओनरशिप है, तो उसकी जानकारी क्या कंपनी के पास नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो क्या करेगी कंपनी? अब देखो ना आप कंपनी क्या कर रही है, जस्ट लुक इट, अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल, है ना। उसने नहीं दिया 30 दिन में जवाब ना आपको, तो जिस दिन उसका जवाब आया उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो या जवाब इनकम्प्लीट था, 15 दिन के अंदर आप, जैसे 15 दिन खत्म होंगे जवाब आने के बाद के, आप ट्रिब्यूनल के पास चले जाओ। बराबर है कि नहीं बराबर है? अब देखो क्या लिखा है इसमें, और एक ऑर्डर ले लो, ऑर्डर डायरेक्टिंग दैट द शेयर्स इन क्वेश्चन बी सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस। व्हाट इज दैट मीन? अगर कंपनी का ये शेयर होल्डर है और ये बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्डर है, इसके जवाब से अगर आप सहमत नहीं है, जो भी इसके पास जा रहा था ना शेयर्स के रूप में, डिविडेंड के रूप में, सब रोक दो, सब रिस्ट्रिक्ट करो, जितने राइट्स उसको मिले थे, वोटिंग राइट, डिविडेंड राइट, सब सस्पेंड करो। बराबर, अगर आप उसके जवाब से सहमत नहीं हो, डेफिनेटली यार, बराबर है कि नहीं, है ना। अब एप्लीकेशन लिखा किसने? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, बोलो बोलो बोलो, किसने? कंपनी ने। कितने दिन के अंदर लिखा? 15 दिन के अंदर। किसको लिखा? ट्रिब्यूनल को लिखा। ट्रिब्यूनल क्या करेगा? दोनों पार्टीज को मौका देगा कि अपनी बात रखिए। बेनिफिशियल ओनर को पूछेगा, आप बताइए आपके जवाब में सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं है, आप बताइए, आप 3 साल से कंपनी के बेनिफिशियल सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट होल्डर है ना, 25% तक का आपने कैपिटल एंजॉय किया है, बेनिफिट एंजॉय किया, भले आप मेंबर नहीं है, तो आपने अपने जवाब में संतुष्टि क्यों नहीं दिखाई, आप अपने जवाब को सही तरीके से बता क्यों नहीं पाई, आपको बताना पड़ेगा। और ट्रिब्यूनल को कितना दिन मिल रहा है भैया ये सब पूछने के लिए, है ना, लिखा 60 डेज। ये एप्लीकेशन किसके? कंपनी ने एप्लीकेशन भेजा 15 दिन के अंदर, किसको? ट्रिब्यूनल को। अब ट्रिब्यूनल 60 दिन के अंदर अपना ऑर्डर या अपना जजमेंट सुनाए, ठीक है। अब ये लास्ट पॉइंट क्या है? द कंपनी और द पर्सन। अब और द पर्सन मतलब कौन? बेनिफिशियल ओनर, जो भी एग्रीव्ड होगा। ट्रिब्यूनल का ऑर्डर किसी के खिलाफ तो जाएगा ना, एप्लीकेशन कर सकते हैं फॉर रिलैक्सेशन एंड लिफ्टिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। प्लीज एंटर। जो रिस्ट्रिक्शंस आपने लगाया, क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाए, इसको याद कर लो रिस्ट्रिक्शंस को, कि भैया सामने वाला बंदा क्या नहीं करेगा, उसके राइट्स नहीं होंगे, उसके जितने अटैचिंग राइट्स सब कैंसिल हो जाएंगे, डिविडेंड नहीं मिलेगा, जो भी। अब कंपनी के भी बहुत सारे राइट्स थे, उसको सस्पेंड कर दिया हो सकता है, किसने? ट्रिब्यूनल ने, कि तुम भी अब फर्दर शेयर इशू नहीं कर सकते, पब्लिक इशू नहीं कर सकते, तो वो सब चीजें हटा दी जाएंगी। और अगर आपने ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं लिखी रिलैक्सेशन के लिए, बराबर है, नहीं लिखी आपने, और उस ऑर्डर को ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को 1 साल हो चुका है, तो फिर तो आप आसानी से कर सकते हो सर शेयर, है ना। वो अगर आपको ऑर्डर के विद इन 1 ईयर, जैसे ऑर्डर दिया किसने? ट्रिब्यूनल ने, अब उसके 1 ईयर में ही आपको रिस्ट्रिक्शंस हटाने हैं अपने पे से, एज ए कंपनी और एज ए बेनिफिशियल ओनर, तो फिर आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि भाई ऑर्डर तो दे दिया, हम हमको अलाउ कर दो हमारे राइट्स, बट अगर 1 साल खत्म हो चुका है तो फिर आपको ट्रिब्यूनल से भी पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अरे बराबर है कि नहीं बराबर है भाई? अब ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बड़े बड़े इंपॉर्टेंट हो गए, ध्यान देना, सब साथ में पढ़ेंगे और ध्यान देंगे। आपको डिक्लेरेशन देना था, कौन कौन से फॉर्म में देना था? अगर आप मेंबर हो तो MGT बताते जाओ, बोलते जाओ, काय में देना, चलिए बोलो, क्या 3 में देना है? यस सर। अगर आप बेनिफिशियल ओनर हो तो काय में देना है? 4 में। मेंटेनेंस काय में करना है? 5 में। ये आपको ध्यान रखना है सर, है ना। और ये सब इंफॉर्मेशन किसको देंगे हम? कंपनी को, देन कंपनी किसको ट्रांसफर करेगा? ROC को। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, इम्प्रिजनमेंट है भाई पर्सन, 1 साल, विच नॉट बी लेस देन, और फाइन 1 लाख, एक्सटेंड टू 10 लाख, और बोथ, है ना। और अगर फेलियर कंटिन्यू रहा तो 1000 रोज के ऐड हो जाएंगे। और कंपनी अगर गड़बड़ करती है, आप बोलोगे कंपनी क्या करती है? कंपनी अगर रजिस्टर नहीं मेंटेन करती है, कंपनी अगर ROC को वो बात नहीं बताती, इसका सेपरेट रजिस्टर बनता है ना। इंस्पेक्शन डिनाई कर दी उसने, किसी एग्जिस्टिंग मेंबर ने बोला कंपनी को कि वी वांट टू इंस्पेक्ट के हु आर द बेनिफिशियल ओनर्स एंड हु आर द रियल मेंबर्स ऑफ द कंपनी, फिर सजा तो होगी। अगर आप डिनाई कर देते हो किसी एग्जिस्टिंग मेंबर को इन्फॉर्मेशन देने से, 10 लाख तक का फाइन, फिर 50 लाख तक एक्सटेंड होगा, और हर दिन के 1000 ऐड हो जाएगा।
ठीक है। अब ये देखो एक हल चीज आती है, फ्रॉड वाला काम हो गया। अगर कोई पर्सन जानबूझ के गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, इनकरेक्ट डेलिबरेटली ना, सप्रेस छुपाता है कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे उसका कंपनी में 25% का बेनिफिशियल ओनरशिप है, ठीक है, और वो बता ही नहीं रहा है, कंपनी को छुपाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, झूठ बता रहा है, या वो व्यक्ति वो नहीं है जो बेनिफिशियल ओनर है, समथिंग इज हाइडिंग, he shall be liable under section 447 ऑफ आईपीसी। ठीक है, मालूम आपको जो बैंक होते हैं ना, बैंक वो आपसे इंफॉर्मेशन लेते हैं ना, तो वो बिलीव करते हैं कि आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो सच है, यू आर द बेनिफिशियल ओनर ना। तो मान लीजिए बैंक ने आपका पैसा म्यूचुअल फंड में लगाया और अपने नाम पे खरीदा बैंक ने, खुद के नाम पर, तो जो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी ना, जो आप बैंक को दोगे, दैट इज द बेनिफिशियल ओनरशिप इंफॉर्मेशन, इट हैज टू बी ट्रू एंड बेस्ट ऑफ विद नॉलेज, वो सच होनी चाहिए, गड़बड़ नहीं। आप बैंक को दोगे, बैंक कंपनी को देगा, बराबर है ना, और कंपनी फिर आरओसी को देती है। आपको तो पता ही ना, डिपॉजिटरी सिस्टम में यू कॉल्ड अदर पीपल एज बेनिफिशियल ओनर, ओके। बट हम लोग यहाँ एक दूसरा सिस्टम भी पढ़ रहे हैं, जहां पर एक मेंबर ने अपने शेयर्स को या तो प्लेज कर दिया है, हिपोथिकेट कर दिया, या किसी को ट्रांसफर किया है, या ना गिफ्ट वाला नहीं आएगा, क्योंकि गिफ्ट में तो वो ओनरशिप ही चेंज होगी ना, एक जगह पर दूसरे व्यक्ति आ गया तो फिर वहां पर कहां बेनिफिशियल ओनरशिप। यहाँ तो मेंबर भी है और बेनिफिशियल ओनर भी एग्जिस्ट करता है, जो मेंबर नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी तो एग्जेम्प्टेड होती है, तो वो बताने की जरूरत है, ठीक है। वो गवर्नमेंट कंपनी जो बराबर एनुअल रिटर्न्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल कर रहे हैं, ये हमारा पढ़ के हो गया था, है ना, हम लोगों ने पढ़े ये सब चीजें, कल हम लोगों ने पढ़े सो खत्म किए। अब एनुअल रिटर्न की बात आ रही है, देखो ध्यान दो, ध्यान देना, साल के अंत में आरओसी के पास में फाइल किया जाएगा, ओके, सेक्शन 92, भूलना नहीं, एनुअल रिटर्न्स, you have to return the information regarding the allotment, regarding any kind of subscription, regarding any kind of issue of securities, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आरओसी के बाद आपको करना पड़ेगा MGT 7। क्या लिखा है देखो, क्या क्या रहेगा एनुअल रिटर्न में, क्या क्या है, साथ में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। क्या लिखा है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी का प्रिंसिपल बिजनेस क्या है, जैसे आपका मेन बिजनेस क्या है भाई, जैसे आपकी कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी है ना, बट वो कंपनी कोई दूसरा काम भी कर रही है, तो इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तो इन्वेस्टमेंट आपका प्रिंसिपल बिजनेस हो गया, तो उसकी जानकारी दो आरओसी। आपकी कोई होल्डिंग कंपनी है तो उसकी जानकारी दो, कितना पैसा उसने होल्ड किया है आपकी कंपनी में, क्योंकि आप सब्सिडरी हो ना, आप होल्डिंग हो तो आपकी कौन कौन सी सब्सिडीज है, फॉरेन सब्सिडीज है, एसोसिएट कंपनी कितनी है, एसोसिएट कंपनी आपकी 20% तक का इन्वेस्टमेंट लगाई है कि 50% तक, ये सब बताना पड़ेगा। कितनी सिक्योरिटीज आपने इशू की, किस पैटर्न में इशू किया आपने, जैसे इक्वल वोटिंग राइट्स वाला इशू किया या डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाला इशू किया, बराबर है, कितना लोन आपने लेके रखा, बराबर है, कितने मेंबर थे, अब कितने चेंज हो चुके हैं लास्ट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के पहले, चेंज तो होंगे ना। आपके केएमपी कौन कौन है, मतलब हु आर द प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, आपके केएमपी कौन कौन है, सीएस कौन है, सीए कौन है, सीएफओ कौन है, और अगर कोई चेंज आया तो वो बताइए। मीटिंग ऑफ मेंबर, मेंबर की कितनी मीटिंग आपकी हो चुकी है, लास्ट मीटिंग में आपने क्या डिस्कशन किया है ना, क्या चीजें, क्लास मीटिंग मतलब द क्लास ऑफ शेयर होल्डर, लाइक प्रेफरेंस शेयर होल्डर की कोई मीटिंग हुई है क्या, इक्विटी शेयर होल्डर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट वालों की कोई मीटिंग हुई है क्या, कोई कमेटी मीटिंग हुई है क्या, जो कौन अपॉइंट करता है, बोर्ड, क्या रेम्यूनरेशन है डायरेक्टर्स के और केएमपी के, रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है बच्चे, सैलरीज प्लस नेट प्रॉफिट का भी एक हिस्सा मिलता है, ये आपको ध्यान रखना, भूलना नहीं है, ठीक है। क्या पेनाल्टी और पनिशमेंट दिए गए आपके डायरेक्टर्स को, ऑफिसर्स को, अगर उन्होंने कंप्लाइंट नहीं किए रूल्स एंड रेगुलेशंस को, सब बताना पड़ेगा भाई। मैटर्स रिलेटेड टू सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस, बहुत सारे कंप्लायंस होते हैं ना, जैसे गवर्नमेंट को कुछ भेजना है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ भेजना है, सेबी को कुछ भेजना है, तो ये सब कंप्लायंस सर्टिफिकेट्स आपको बताना, डिस्क्लोजर्स जैसे डायरेक्टर डिस्क्लोजर रिपोर्ट, ठीक है, और डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय ऑन बिहाफ ऑफ FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो ये जो FII है, जो बल्क में कंपनियों में शेयर खरीदते हैं, तो बोलते हैं हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, बल्क में थोड़ा पैसा शेयर में लगाया, थोड़ा डिबेंचर में लगाया, थोड़ा बॉन्ड में लगाया, थोड़ा म्यूचुअल फंड से थ्रू लगाया, तो वो किस कंट्री को बिलोंग करते हैं, उनका नाम क्या है, सुना ना, कहाँ रजिस्टर्ड है वो लोग, कितना परसेंटेज उन्होंने होल्ड किया, जैसे वो अदानी वाला पता होगा आपको भी,
कुछ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के थ्रू उसने अपनी शेयर्स की वैल्यू को बढ़वाया। कोई 3 या 4 इन्वेस्टर्स थे जिनको वो बाहर से बोल रहा था खरीदते जाओ खरीदते जाओ खरीदते जाओ मेरे शेयर्स। हुआ ना दिक्कत हुई, बट वो बाहर नहीं आई बात। एनुअल रिटर्न में सब डालना पड़ेगा आपको। इस पर थ्योरी क्वेश्चन आएगा तो लिख लेने का, दिमाग में बिठा लेने का, ठीक है यार। एक सिंपल सा लॉजिक है। अब इतनी इंपॉर्टेंट चीज आप बना रहे हो, संस्कार, मिलन, आयुष, समृद्ध, अंजलि, प्रियंका और सिमरन, इतनी इंपॉर्टेंट चीज बन रही है बेटा। इसमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन है जो आरओसी के पास जा रही है। डेफिनेटली इट इज साइंड बाय द डायरेक्टर एंड लिखा है, और साथ में किसकी, कंपनी सेक्रेटरी। इन केस कंपनी में अगर सेक्रेटरी नहीं है, क्योंकि हर कंपनी में जरूरी नहीं होता ना, वो एलिजिबल कंपनियां होती है, फिर कोई कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस अगर होगा तो उससे करवा लो, जो कंपनी का हिस्सा नहीं है बट कंपनी सेक्रेटरी है। अगर 1% कंपनी और स्मॉल कंपनी है ना, तो इनमें तो इनका डायरेक्टर ही साइन कर लेगा तो काफी है। ये सेक्रेटरी यहां होता भी नहीं वैसे। हाँ जी, तो अपन आएंगे वापस अपने। हाँ, अब क्या होता है, कई बार ना हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को पढ़ते हैं। यार देखो, एक सिंपल है, आप इंडिविजुअली भी तो अपने रिटर्न्स फाइल करते हो ना। आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो आप साइन करते हो ना उसमें, और आपका सीए साइन करता है। वो डिक्लेरेशन होता है सीए का कि जो इन्फॉर्मेशन है सब सच है, नहीं तो वो भी फंसेगी। किसी कंपनी में डायरेक्टर के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड हो जाती है, बराबर है, बराबर है कि नहीं। ये 92, ये जो है 92 सबसेक्शन 2 और रूल 11(2) क्या कहता है, एनुअल रिटर्न फाइल्ड बाय अ लिस्टेड कंपनी, जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है, या वो कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा है, या जिसका टर्नओवर 50 करोड़ या 50 करोड़ से ज्यादा है। इट्स लाइक या ना। व्हाट इज या तो लिस्टेड कंपनी और वो कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या 10, या वो कंपनी जिसका टर्नओवर 50। दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल होती है, लिखा ना, शेल बी सर्टिफाइड, तो उनके पास एक कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए। एंड द सर्टिफिकेट शेल बी इन द फॉर्म ऑफ MGT 8, है ना। एंड इट मस्ट स्टेट दैट द एनुअल रिटर्न डिस्क्लोज द फैक्ट डायरेक्टली एजुकेटली दैट द कंपनी हैज कंप्लाइड विद ऑल द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। दे मस्ट हैव अ कंपनी सेक्रेटरी। इनके जितने भी रिटर्न्स होंगे इट इज सर्टिफाइड बाय अ कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। कौन सी कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, इनके एनुअल रिटर्न में इसकी सिग्नेचर रहेगी, या वो जिसका 10 करोड़ के ऊपर का पेड अप कैपिटल है, या वो जिसका टर्नओवर 50 करोड़ के ऊपर। और वो जो सर्टिफिकेट होगा इसका, कंपनी सेक्रेटरी का, कि भैया कंपनी ने बराबर सब एनुअल रिटर्न फाइल की है, सब कुछ सही लिखा है। वो कौन से फॉर्म के साथ अटैच करेंगे, MGT 8, मैनेजमेंट फॉर्म नंबर 8, ठीक है। अब आप एनुअल रिटर्न को इतना सारा इंफॉर्मेशन, तो उसकी कुछ एक्सट्रैक्शन, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को आप इसके साथ अटैच कर दो, क्योंकि इसको तो हम लोग एनुअल जनरल मीटिंग में भी रखने वाले हैं, बराबर है कि नहीं, बराबर है। एक कॉपी किसके पास जाएगी, ये महारथी के पास। कितने दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर, जिस दिन आप मीटिंग होगी, है ना। अब सुनो क्वेश्चन क्या आएगा आपको, मीटिंग नहीं हुई तो, यार अपने पढ़े नहीं हुई तो मान लो कि उस दिन हो गई है, और उस दिन से 60 दिन काउंट करो और भेज दो, बराबर है कि नहीं, बराबर है। हो सकता है ना भाई कोरोना जैसी सिचुएशन आ जाती है, नहीं हुई मीटिंग, तो अगर मान लो उस दिन होती तो, है ना, जैसे आपकी मीटिंग होने वाली थी 31 मार्च को, अब 31 मार्च को हो गई तो फिर तो दिक्कत ही नहीं है, 60 दिन के अंदर आप भेज देंगे। बट अगर 31 को नहीं हुई तो मान लो 31 को हो चुकी है, और 60 दिन के अंदर, अगले 60 दिन के अंदर आपको अपने एनुअल रिटर्न फाइल कर ही देने हैं, और रीजन देने पड़ेंगे कि आपने एजीएम क्यों होल्ड नहीं किया। वो रीजन वैलिड होना, इनवैलिड नहीं, फालतू भुगड़ के रीजन नहीं होना। जैसे कोरम को लेकर रीजन हो सकता है कि कोरम ही नहीं आया तो मीटिंग नहीं कंडक्ट किया, कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, कोई वॉर जैसी सिचुएशन आ गई, कंपनी टेक्निकल डिफॉल्ट में चले गई, बराबर है। साइनिंग ऑफ, ये तो अपन ने पढ़ी ली है ना, एनुअल रिटर्न को साइन कौन करेगा, कंपनी सेक्रेटरी की तो साइन रहेगी, और किन कंपनियों पे तो पक्का लागू है, वो 3 कंपनियों के नाम मैंने आपको ऊपर बता दिया। लिस्टेड, टर्नओवर 10 करोड़, पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और टर्नओवर 50 करोड़, इनको कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस के सर्टिफिकेशन MGT 8 में साथ में अटैच करके देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं करते हैं आप, 50,000 बार पढ़ चुके हम लोग, 5 लाख बार,
क्या लिखा है इसमें? अगर आपने ऐसा नहीं किया, कंपनी सेक्रेटरी का सर्टिफिकेशन नहीं लिया, कंपनी सेक्रेटरी की साइन नहीं लिखी, आपने कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट ही नहीं किया और फाइल नहीं करे अपने एनुअल रिटर्न्स को 60 दिन के अंदर, मीटिंग होने पर या मीटिंग ना होने पर, जिन लोगों की गड़बड़ हुई है, एमडी, मैनेजर, डायरेक्टर, सब फंसेंगे, सब फंसेंगे। 50,000 तक का फाइन है पर दिन कंटिन्यू रहा तो 100 रुपए। वाह, बहुत सारा फाइन है भाई। इतने का तो संस्कार गिफ्ट कर देता है वैलेंटाइन डे में 50,000 रुपए का। और इफ अ कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस सर्टिफाइज द एनुअल रिटर्न, सर्टिफाइज का मतलब क्या हुआ? अप्रूवल के जो लिखा है सब सच लिखा है, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं, ऑथेंटिकेट कर दिया उसने। बट वैसा नहीं किया जैसा सेक्शन ने बोला, जैसा प्रोविजन ने बोला, अपने हिसाब से किया, फिर वो भी प्रिंसिपल रहेगा। और वो साफ साफ बोल रहा है एमजीटी के साथ में फाइल करो उसको, आरओसी के पास में एमजीटी 8, और एमजीटी 8 आपने अटैच ही नहीं किया तो गड़बड़ कर दी ना, आपको भी फाइन लगेगा। ठीक है, अब सिंपल सा लॉजिक है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपने 31 मार्च 2021 को एनुअल रिटर्न फाइल किया 2020 का, 20 का ही करोगे ना भाई, तो वो बोल रहा है कि ये हो गया, फाइल कर दिया ना आपने। अब इसको आप अगले 8 साल संभाल के रखना, 21 के बाद तक। कहां संभाल के रखोगे? रजिस्टर्ड ऑफिस में संभाल के रखो, हेड अपने ब्रांच ऑफिस में संभाल के रखो, बट संभाल के रखो, ठीक है, प्रिजर्व करके रखो। क्वेश्चन पढ़ लो भाई, क्या लिखा है? बिग फॉक्स प्राइवेट लिमिटेड कॉल्ड इट्स ईजीएम 30 सितंबर 2018। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है वो। उन्होंने अपने एफएस रखे वहां पर, बैलेंस शीट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग, और अप्रूव करवाया किससे? शेयर होल्डर से। और ये बहुत नॉर्मल चीज है, तो इसके लिए क्या रखता है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है 50%। 2018 सितंबर में एजीएम हेल्ड कर दी उन्होंने। अब क्या, मैंने अभी आपको देखो जो ऊपर रीजन दिया वो एग्जैक्टली नीचे बोल रहा है, बट ड्यू टू वांट ऑफ कोरम, जो मिनिमम मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए थे मीटिंग में शुरू होने से 30 मिनट पहले, 30 मिनट के अंदर, वो नहीं है, नहीं आ रहे, है ना। अपन पढ़ेंगे कितने लगते हैं करके, मैं आपको बेसिकली बता दे रहा हूँ कि जैसे 1000 शेयर होल्डर है कंपनी के तो 10 लोग कोरम में लगेंगे। अगर 2000 के ऊपर है और 5000 के बीच में, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 15 लगेंगे आपको कोरम में, एग्जांपल है। और 5000 के ऊपर अगर आपके शेयर होल्डर है तो आपको 30 लगेंगे। ये कोरम है, ये लोगों का शुरू के 30 मिनट में आना जरूरी है। ये नहीं, अब नहीं आ पाए, वो मीटिंग होगी कैंसिल, तो कंपनी ने क्या किया? अपने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किया, लिखा ना। The director is of the view that the annual general meeting did not take place, मीटिंग हुई नहीं तो फिर हम क्यों फाइल करें? उन्होंने बोला जब मीटिंग हुई नहीं तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। और अपन ने अभी क्या पढ़े ऊपर, बताओ ना रे, अपन ने क्या पढ़े? अबे नहीं भी हुई तो ऐसा मान लो उस दिन हो गए, उससे 60 दिन के अंदर कट भेज दो, जो लिखा ना, आंसर ही खत्म कर दिया। कंट्रीब्यूशन तो किया, क्या लिखा है इसमें? जिस दिन होती, और अगर नहीं हुई तो ऐसा मान लो उस दिन हो गई है, उससे 60 दिन में आपको फाइल करना ही पड़ेगा। बराबर है? बराबर है कि नहीं बराबर है? तो कब होने वाली थी मीटिंग? 30 सितंबर, तो 60 दिन कैसे होंगे? 30 अक्टूबर, 30 नवंबर के पहले आपको अपना एनुअल रिटर्न ऑफ एफएस फाइल करने पड़ेंगे, किसके पास? आरओसी के पास, भले मीटिंग हो या ना हो। मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था, तो जरूरत ही नहीं है समझने की। कहाँ रखते हैं भैया उठा के हम लोग अपने एनुअल रिटर्न्स को और अपने एफएस को? बेसिकली तो रजिस्टर्ड ऑफिस में रहते हैं, बट अगर मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आप चाहते हैं कि आपके रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा कहीं और रखना, तो फिर वहां रखो जहां आपके 1/10 कम से कम शेयर होल्डर्स, या वो लोग हो जिनके पास 1/10 का वोटिंग पावर हो, या वो जिनके पास पेड अप शेयर कैपिटल हो 1/10, उतने लोग तो उस जगह पर मौजूद होना जरूरी है। और ऐसा जो आप हेड ऑफिस के अलावा अगर कहीं और रख रहे हैं तो उसके लिए क्या पास करना पड़ेगा? यार सिंपल है ना, जहां मैक्सिमम लोग वहां छोड़ के कहीं और रखोगे तो स्पेशल रेजोल्यूशन तो लगेगा ना। कौन सी मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन? मतलब इतना अप्रूवल तो आपको लगेगा ही लगेगा। ठीक है, क्लियर है? ये तो समझ में आ गया होगा, आपको बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, मैंने आपको इसके पहले भी पढ़ा चुका हूँ चीज। और कोई भी मेंबर कभी भी इंस्पेक्शन के लिए कंपनी को बोल सकता है, कंपनी को उनको इंस्पेक्ट करने के लिए, कोई भी मुझे एनुअल रिटर्न पढ़ना है, मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना है, कंपनी मना नहीं कर सकती। मगर कब? ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, ओके, विदाउट पेमेंट, कोई पैसे नहीं लेंगे। एक्सट्रैक्शन पढ़ने के लिए ना, कॉपी थोड़ी ना मांग रहे हो, अब जाके पढ़ तो सकते हो, पढ़ने के पैसे थोड़ा ना लिए जाएंगे आपसे। ठीक है जी, क्लियर है, समझ में आया?
शैल बी ओपन फॉर एट सच रीजनेबल टाइम। जो वर्किंग डे होता है, रात को 12 बजे जाओगे तो मना कर सकते हैं ना, मना कर सकते हैं डेफिनेटली। ठीक है, उसमें लिखा है, पहले क्या बोलता है, देखो लॉ कितना सियाना है ना, पहले बोलता है आपको कोई फी नहीं लगेगी इंस्पेक्शन के लिए। फिर क्या बोलता है, अगर आपसे फी ली गई तो फी का प्रोविजन कहां लिखा होना, कंपनी के आर्टिकल में, और वो मैक्सिमम कितनी होना, 50 रुपए से ऊपर नहीं होना। देखो एक हमेशा कॉन्ट्रडिक्शंस रहते हैं, याद रखने का भाई। ठीक है, और इंडेक्स कब मेंटेन करती है कंपनी, जब आपके इन्वेस्टर्स की तादाद कितनी है, नॉट मोर देन 50। अभी बढ़ाया मैंने आपको। इंडेक्स कैसा होता है, यू ऑल नो, इट इज ऑन द नोटिस बोर्ड और इट इज नॉट इन द ऑफिस, नॉट लाइक अ रजिस्टर। ठीक है क्या अंजलि, नींद आ रही है तेरे को, थक गई क्या? क्या लिखा अंजलि हेडिंग पर, प्रिजर्वेशन कहां संभाल के रखोगे? अरे बोलो ना, कहां संभाल के रखोगे सर? रजिस्टर्ड ऑफिस में। और कितने साल तक संभाल के रखोगे सर? जिस दिन आप इसको फाइल करेंगे ना किसके पास, उस साल से लेके 8 साल तक हम संभाल के रखेंगे। इसको हम परमानेंट ईयर कहते हैं। बराबर है कि नहीं बराबर? और किसकी कस्टडी में संभाल के रहेगा ये, बोलो? सेक्रेटरी ना, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इनकी नजर में संभाल के रखा जाएगा। ठीक है, जहां परमानेंट वर्ड आया मतलब जब उनका अंत हुआ, जब उनको फाइल किया गया, उससे 8 साल, उससे 8 साल है ना। ये तो रजिस्टर ऑफ मेंबर की बात हुई। अब रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर, अब इसमें परमानेंटली क्यों लिखा है? क्योंकि जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो तो कंपनी में टेम्परेरी होते नहीं, परमानेंट तो जिंदगी भर रहेंगे। सिंपल है ना यार, जिंदगी भर रहेंगे। ओके, वो तो कंपनी वापस ले नहीं सकती, तो उनका परमानेंट जिंदगी भर वाला रहेगा। बट जो डिबेंचर होल्डर रहते हैं, जो मैक्सिमम 10 साल या 20 साल के लिए इश्यू होते हैं, इनका कभी ना कभी तो टाइम पीरियड खत्म होगा। तो जिस दिन भी इनका टाइम पीरियड खत्म होगा, रिडम्पशन होगा, वापस क्या रहेगा, उससे 8 साल तक आपको संभाल के रखना होंगे रजिस्टर्ड। लिखा है ना, फ्रॉम द रिडम्पशन। ठीक है, हाँ जी, समझ में आ रहा है ना? तो यानी जो मेंबर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं शेयर होल्डर, और हम मान के चलेंगे कि वो इक्विटी शेयर होल्डर होंगे, उनके रजिस्टर्स को और इंडेक्स को परमानेंटली रखा जाता है। जिस परमानेंट मतलब जब तक कंपनी है तब तक, जो तो परमानेंट इन्वेस्टमेंट है। अगर वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है तो फिर इनका मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना होता है? नॉर्मल कंपनियों में 20 साल, और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो कितना होता है? 30 साल। तो फिर वहां से 8 साल तक। और डिबेंचर होल्डर है तो वो भी उनके रिडम्पशन से 8 साल तक संभाल के रखना है। ठीक है, इसका मतलब होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन, एनेक्शर्स। तुम लोग क्या कुरियर आते होंगे ना, तो वो येलो कलर का नहीं कार्ड अटैच रहता है कुरियर में, वो एडिशनल एनेक्शर्स रहते हैं। फॉरेन रजिस्टर, ये तो अपन ने अब भी पढ़े, इसको भी तो प्रिजर्व करके रखना है। ये भी डिपेंड करता है किसका है। अच्छा, फॉरेन रजिस्टर डीम टू बी अ पार्ट ऑफ प्रिंसिपल रजिस्टर, सबको याद है कि नहीं याद है? हाँ, अच्छा कितने लोग, अगर मेंबर वाला होगा तो परमानेंटली प्रिजर्व करोगे, और अगर अदर सिक्योरिटी होल्डर वाला होगा तो फिर कोई 8 साल तक। बट इसकी खास बात याद है आपको, अगर वो फॉरेन के किसी एक शहर में और यहां से डिसकंटिन्यू करके किसी दूसरे शहर में ले जा रहे हो, तो याद है आपको? क्या वैसा कर सकते हैं, है ना? आपको डिसकंटिन्यू करना है, आप सोच रहे हो कि पूरी इन्फॉर्मेशन ए वाले शहर में नहीं रखते, बी वाले में, तब ऐसा कर सकते हैं। बट उसका अप्रूवल आपको एक कमेटी से लेना होगा। वो कमेटी इंडियन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर देते हैं जो वहां बैठी हुई है। ठीक है, अब यार ये पढ़ लो यार, खत्म है। क्या लिखा है? अगर आपको इंस्पेक्शन करने से मना किया जा रहा है कंपनी के द्वारा, डायरेक्टर के द्वारा, कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा, किसी ऑफिसर के द्वारा, आप मतलब कौन? आप मतलब मेंबर्स को या सिक्योरिटी होल्डर्स को या बेनिफिशियरी होल्डर्स को या डिबेंचर होल्डर्स को, ये फाइन है 1000 रुपए पर डे के हिसाब से। जितने दिन मना करोगे उतना मैक्सिमम 1 लाख। मेरे ख्याल से यही वाला आएगा, अब 1 लाख वाला कहां से ले लेंगे? ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑल्सो बाय डायरेक्ट और डायरेक्ट इमीडिएट इंस्पेक्शन ऑफ द, अब तुरंत उनको जो भी इंफॉर्मेशन लगेगी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है जी, बराबर है? क्योंकि ये सब ना प्राइमा फेसी फर्स्ट एविडेंस होते हैं कंपनी की, कंपनी से रिलेटेड, कंपनी बराबर काम कर रही है। ये जो चीजें होती है ना, प्राइमा फेसी एविडेंस होते हैं कंपनी। यहां तक क्लियर हुआ आपका? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़े हम लोगों ने, प्रिजर्वेशन कितने साल तक, क्या तक, बराबर है? कब बिजनेस आवर्स में, कब कितनी फीस लगेगी, कहाँ रखा जाएगा, अगर रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा अगर कहीं और रखना है तो कितने रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, उस जगह पर कितने मेंबर होना जरूरी है, टोटल मेंबर्स कितने होंगे, ये सब ध्यान रखो आप लोग। ठीक है,
चलो ये हो गया इसका प्री रिक्विजिट है। 2 लेक्चर और आएंगे बड़े बड़े, 50 मिनट में खत्म हो जाएगा, मगर बहुत अच्छा चैप्टर है, बड़ा है बट इजी है। ठीक है, चलो बाय, टाटा।